गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देवराज क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैथमेटिकल टूल्स के इस एपिसोड में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला चैप्टर है खास करके, इसलिए इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन को 1 बाय 1 समझेंगे किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो सवाल है कि इंटीग्रेशन है क्या। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो समाकलन का मतलब हो जाता है समाकल, मतलब सबको एक साथ आकलन करके जोड़ देना, ठीक है, ऐड कर देना। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब यही हो जाता है कि आप क्या कर रहे होते हो कि चीज़ों को आपस में ऐड कर रहे होते हो। जब आप ऐड कर रहे होते हो तो उसके लिए वर्ड यूज कर रहे होते हो इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल ऐड नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का ऐड है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे मैं एक सिंपल अगर क्वेश्चन बोलूँ कि भाई साहब एक बात बताओ, 0 से लेकर के 10 तक के जो अंक हैं, 0 से लेकर के 10 तक के जो अंक हैं आपके, उस अंक को आप जोड़ो। आप सीधा कुछ सोचोगे नहीं, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 0 + 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट क्या करते हो 10। 0 से लेकर के 10 तक अंक को जोड़ने के लिए हमने कहा, आपने डायरेक्ट क्या सोच लिया कि हम जो बोले होंगे वो 0 के बाद 1 बोले होंगे, इसके बाद 2 बोले होंगे, इसके बाद 3, मतलब कि होल नंबर बोले होंगे। और होल नंबर को आपने पकड़ के पूरा से पूरा यहाँ तक से यहाँ तक ऐड कर दिया। लेकिन नहीं, 0 से लेकर के 10 तक के बीच में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये बहुत इतने पॉइंट्स हैं कि आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते हो। दिस इज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द 0 to 10। इवन इफ 2 डिफरेंट नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आप पढ़े होंगे 2 डिफरेंट नंबर्स, चाहे मैं कितना भी बड़ा ले लूँ या कितना भी छोटा ले लूँ, 1 और 2 ले लूँ या 1.1 या 1.2 ही क्यों ना ले लूँ, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट हैं। और अगर इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इसको जब बनाएंगे तो जोड़ने की बात अगर होगी तो वहां पर जोड़ने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब इसको ऐड करने के लिए, खास करके एक एक पॉइंट को ऐड करने के लिए, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूट ना जाए, इसको ऐड करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। अब बोलेंगे कि अच्छा क्यों ऐसा बनाया गया, कहाँ पे ऐसा प्रोसेस देखा गया कि चीजें एकदम बिल्कुल कंटिन्यू एकदम चल रही है। थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए समझते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज दैट आपने क्या करा कि थर्मामीटर से अपना बॉडी का हीट मेजर करने का कोशिश करा। ये थर्मामीटर है और थर्मामीटर से आप क्या कर रहे हो कि बॉडी का हीट मेजर करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा। जब आप बॉडी का हीट मेजर करोगे तो ये थर्मामीटर जो है ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल यहाँ से जो रूम टेम्परेचर वाला जो टेम्परेचर होगा उससे डायरेक्ट जंप करके बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। ऐसा तो नहीं है कि तो बिल्कुल जंप करके एकदम 37 डिग्री टेम्परेचर बता देगा। नहीं, वो प्रत्येक वैल्यू को पार करता हुआ, इसमें जो भरा हुआ जो मरकरी है, जो पारा है, वो प्रत्येक वैल्यू को पार करता हुआ तब जाकर के यहाँ चढ़ेगा और तब आपके टेम्परेचर को बता रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जितने भी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक होंगे उन सभी वैल्यूज ऐड अप होते 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 तब जाकर के यहाँ पे पहुँचा है। इट मीन्स दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एकदम बिल्कुल 1 से डायरेक्टली जंप कर गया हो, तो डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता। जैसे थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि गाड़ी है जिसको आप चलाना शुरू करें, t = 0 पे उसकी रफ्तार 0 है और कुछ समय बाद इसकी जो रफ्तार है वो मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर/घंटा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो t = 0 से 100 किलोमीटर/घंटा की जो रफ्तार इसकी है, वो प्रत्येक टाइम इसकी रफ्तार कुछ ना कुछ बड़ी होगी, कुछ ना कुछ बड़ी होगी, कुछ ना कुछ बड़ी होगी, कुछ ना कुछ बड़ी होगी। ऐसा समय का कोई ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिस टाइम उसमें कोई ऐसा स्पीड या चीज ऐड नहीं हुआ होगा, और वो चीज ऐड होते होते तब जाकर के टोटल जो है कुछ समय में स्पीड इतना गेन करा होगा, यदि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ या किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही चल रहा हो। तो ऑब्वियस सी बात हम ये कह सकते हैं कि टोटल ये स्पीड को पार करके आया होगा। ऐसा कोई टाइम रहा होगा जब इसकी स्पीड 90 की रही होगी, जब 98 का रहा होगा,
88 का रहा होगा, 10 का रहा होगा, 2 का रहा होगा। इसका मतलब दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जंप कर गया। हाँ, गाड़ी के आपको में जो कांटे लगे होते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। तो स्पीडोमीटर में कांटा भले ही आपको दिखाई दे कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो कांटा जो 5 से 10 पे चल गया, भाई साहब वो कांटा एनालॉग कांटा है, ऐसा नहीं है। अगर इस कांटे को थोड़ा सा बहुत बड़ा बनाए, एक वैल्यू को इसमें दिखाना चाहें तो बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सारे वैल्यू को जंप करके ही गया होगा, जब मतलब पार करके ही गया होगा, जंप करके नहीं गया होगा। तो डेट मीन्स ये है कहना कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कोई भी कंटिन्यूअस चीज को ऐड करने का एक तरीका है कि अगर चीजें कंटिन्यूअस है, चीजें लगातार है, चीजें एक पैटर्न में है और वो बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटली नंबर्स में वो है, उसको आपको जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन लगा रहे होते हैं। तो इंटीग्रेशन एक तरीके का वही मेथड है जो कंटिन्यूअस चीज़ों को सम करता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो मेथड है, एक मिनट, इट इज ए मेथड, it is a method in which physical quantities are added continuously। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ऐड किए जाते हैं, वो भी कंटिन्यूअस ऐड किए जाते हैं। क्या किसी डिस्क्रीट या किसी पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू का इंटीग्रेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन उसी का हो सकता है जो कंटिन्यूअस हो। ध्यान रखें, कंटिन्यूअस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज डिस्क्रीट का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन ब्लॉक हो जाए, थोड़ा सा मैं अगर फंक्शन के टर्म में बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लेते हैं कि y बराबर फंक्शन ऑफ x है और इस फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है कोई ऐसा जगह है जहां पे वो ब्रेक डाउन कर जा रहा है, टूट जा रहा है, मतलब वहां वो वैल्यू नहीं बता पा रहा है फंक्शन, उस समय आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। इवन कि वहां तो डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते जहां डिस्कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आप वहां इंटीग्रेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस सम है और वही सब फंक्शन ही टूट जाएगा, तो कंटिन्यू आप कर कहाँ पाओगे, आप नहीं जोड़ पाओगे। जैसे मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन गया और इसी पॉइंट पे टूट गया और यहाँ से यहाँ तक कोई है, अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ब्रेक कर गया है। अब आपको दो पार्ट में से देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की कहानी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की कहानी क्या है, वो करके देखना होगा। जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस होगा वहीं तक हम लिमिट लगा के इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब ये समझना है कि हमें कंटिन्यूअस सम है, इट इज अ कंटिन्यूअस सम। भाई साहब कंटिन्यूअस सम है, कंटिन्यूअस जोड़ है, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हमने ऐसे कर दिया जी नहीं, ये कंटिन्यू जोड़ेगा, जब भी जोड़ेगा कंटिन्यू जोड़ेगा। तो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि इंटीग्रेशन हमें क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया और मुझे लगता है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्यों कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जिसे मान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या है कि कोई भी चीज़ का फॉर्मूला हम लोगों ने रट लिया है। जैसे अगर थोड़ा देर के लिए अगर कहें कि कोण की अगर हम बात कर रहे हो, ये कोण है और इस कोण का जो वॉल्यूम होगा, सपोज दैट इसकी हाइट अगर h ले लेते हैं, रेडियस r है, तो कोण का वॉल्यूम होता है v = 1/3 πr² h। जैसा कि आप जानते हैं कोण का वॉल्यूम 1/3 πr² h। ये जो वॉल्यूम है आपने इसको रट लिया है, बहुत अच्छा। और भी बहुत सारे डेटा हैं जो कि आपने डायरेक्ट रट लिया है कि ऐसा होता है, ऐसा हम जानते हैं। जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो आप कहते हो कि अगर हाइट है, बेस है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट है, दिस इज द एरिया। ये जितने भी चीज़ है, चूंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है भाई साहब, ये जो वॉल्यूम है पूरी तरह से एकदम भरा हुआ है, सॉलिड है एकदम, और पूरी तरह से अगर भरा हुआ है तो हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं, इसको निकाल के बता सकते हैं, इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो एरिया है इसको इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल के बता सकते हैं किसके एरिया कितने आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जो हमें ये दे रहा है कि हम एरिया कैसे निकालें, हम वॉल्यूम कैसे निकालें,
यहाँ तक कि लीनियर इंटीग्रल भी देता है, मतलब लाइन का भी सम निकालता है। अगर लाइन कुछ अजीब तरह का बना हुआ हो जहाँ पे आप नहीं सोच पा रहे हो, वो लाइन का भी सम कर देता है, इंटीग्रल सम कर देता है। तो कंटिन्यूअस सम, वो चाहे एरिया का निकालना हो, वो चाहे किसी भी वॉल्यूम का निकालना हो, वो किसी लंबाई का निकालना हो, वो किसी भी प्रकार का इक्वेशन का भी निकालना हो, तो डेट मीन्स ये हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान कर देता है उसको, और आसान करके वैल्यू को निकाल देता है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से एक अलग वीडियो बना लेंगे, उसमें हम खास करके इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन बताएंगे, जिसमें हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, कैसे निकाल रहे होते हैं इसके एरिया, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स पे ही फोकस करते हैं, खास करके फिजिक्स को लेकर के, तो हम उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, मेथड क्या है थोड़ा करने का, मेथड क्या है करने का। एक मिनट, मेथड क्या है करने का, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो मेथड क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है कोई फंक्शन। और ये जो एफ एक्स है, सपोज दैट ये एफ एक्स जो है वो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट वाला है। एफ एक्स कैसा है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट वाला है। अगर एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट वाला है, जैसे ऐसा है लिखा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है, पावर एक बढ़ा देते हैं, बढ़ा हुआ जो पावर है उससे भाग दे देते हैं और कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का किसके लिए है भाई, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम इसका काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, यस, तो ये जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से अगर देखें आप लोग तो। और इस फॉर्मूला को जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा फॉर्मेट कहीं भी दिखाई दे एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन वाला, तो उसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो एक्स पे पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट लगाते हैं। ये फॉर्मूला हमें समझ लेनी है, इसी के आधार पे बनाएंगे इंटीग्रेशन को, खास करके अलजेब्रा वाला जो उस फॉर्मेट को लागू करेगा। जैसे अगर हम सवाल देखें, इसके छोटे छोटे सवाल पहले मैं करता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सपोर्टेड एक्स dx की बात हम करते हैं, बेसिक सवाल। अब x पे पावर कितना है, कुछ नहीं दिया तो 1 है, कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है। तो x पे पावर 1 है सर, x पे पावर 1 है, तो हमने कहा कि यदि ऐसा फंक्शन है x के पावर वाला, तो आप क्या करोगे कि पावर एक बढ़ा दोगे, तो उसी बढ़ा हुआ पावर से भाग दे दोगे। इसका मतलब ये है कि x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय जो बढ़ा हुआ पावर है उससे भाग, प्लस क्या लगा देना है, कांस्टेंट, वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये हमें भी थोड़ी देर में समझ आएगा कि कांस्टेंट क्या है, यहाँ क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कर रहे होते हैं। चलते हैं थोड़ा और सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो सवाल है वो है एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो सेम तरीका अपनाएंगे, x के पावर क्या होगा, 3 प्लस 1 एक बढ़ेगा, अब बढ़ा हुआ पावर से भाग लगेगा, तो हो जाएगा x के पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। अब यदि मैं इसमें गुना कर दूं कोई नंबर से, तो भाई साहब आप क्या करो, इसमें कोई नंबर से गुना कर दो आगे। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर से गुना कर दोगे तो भाई जस्ट का तस नंबर आगे आ जाएगा। इस नंबर का हमें इंटीग्रेशन थोड़ी ना करना है, वो जस्ट का तस आगे आ जाएगा। और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो x के पावर एक बढ़ा देते हैं, बढ़ा हुआ पावर से भाग दे देते हैं, प्लस c लिख देते हैं। दिस इज 4x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। बात समझ आ रही है, दिस इज द इंटीग्रेशन। अगर अब हम लोग नेक्स्ट की अगर बात कर रहे हो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ इस प्रकार से दे दें एक्स आर, तो कहेंगे अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब बताइए अब कैसे करेंगे। थोड़ा सोचे कैसे करेंगे, थोड़ा सा खुद से बनाने की कोशिश करें कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो समझ आएगा कि दोनों आपस में ऐड में है, तो एक तो तरीका ये अपना सकते हैं कि दोनों को अलग अलग सेपरेटली बना सकते हैं। इतना करने का जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, उसके साथ जो साइन लिखा हुआ है वो लिखो, फिर 3x में x को इंटीग्रेट करो। क्यों? क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, तो वो जैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे यहाँ 4 था वैसे यहाँ 4 रह गया, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या कर देंगे कि x 2 + 1 बटा 2 + 1 मतलब 3 अब प्लस 3 जैसे है वैसे रहेगा, x के पावर 2 बटा 2 चूंकि 1 में 2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो x की बटा 3 + 3 बटा 2x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन कि आप किस प्रकार से इंटीग्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम लोग चले आगे तो कह सकते हैं दिस इज अगर मान लेते हैं सवाल कुछ इस प्रकार से हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यहाँ पे सवाल जो है थोड़ा सा आपको बुद्धि घुमाएगा, कहे कि देखो क्या हो गया, x के पावर 1/x को आप x के पावर -1x dx लिख सकते हो, और जो आपने फॉर्मूला लिखा था x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है सर वो होता है x के पावर n + 1/a + 1 + c। थोड़ा करके यहाँ देखें, मजा आने वाला है। x के पावर -1 + 1 डिवाइड बाय -1 + 1 + c और दिस बिकम इन्फिनिटी + c। इसका मतलब ये है कि आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। कहाँ नहीं लगा सकते? जब x की पावर -1 हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस फॉर्मूला का टर्म एंड कंडीशन है भाई, इस फॉर्मूले का टर्म एंड कंडीशन है, क्या कंडीशन है? वेयर n डज नॉट बिलोंग्स टू -1। n जो है -1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा n की कोई भी वैल्यू हो उस पर सेटिस्फाई है, बट -1 पे सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज यहाँ -1 पर आगे जो सवाल है वो अटक गया है और इसकी आंसर कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कंडीशन लगा देना चाहिए, ये डज नॉट बिलोंग्स टू -1, x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी n की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है इसके अलावा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो अलग तरीके से बनाया जाता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से होता है 1/x dx का। 1/x dx का जो इंटीग्रेशन है वो log x होता है, ध्यान रखें ln x होता है, दैट इज log x दिस इज ln x। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। आगे हम लोग अगर चलें तो अगर मान लेते हैं कि सवाल कुछ इस प्रकार से दे दे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 3x² + 2x - 1 dx, ऐसे सवाल दे दे। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 पार्ट है, 1 2 3 4, है ना, चारों पार्ट का अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कहेंगे चलो पहला इंटीग्रेट करते हैं, x के पावर 3 + 1 बाय 3 + 1 माइनस 3x के पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 माइनस 2 × x के पावर 2 बाय 2 माइनस। अब यहाँ 1 है, अब यहाँ पे थोड़ा बात को समझना है कि 1 है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आप ये समझो कि अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूँ, dx को करूँ इंटीग्रेट करूँ, थोड़ा सा समझते हैं कि dx को 1 × dx लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को क्या x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो हाँ ठीक है, x के पावर 0 है, तुमने पढ़ा है कि x के पावर 0 रहे मतलब x के पावर कुछ पावर रहे, खाली -1 ना रहे, तो x के पावर आप 0 + 1 बाय 0 + 1 + c आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx जो आएगा वो भाई साहब x ही तो आ जाएगा, x के पावर 1 x आ जाएगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx x ही हो जाएगा, साथ में कांस्टेंट रहेगा यदि यहाँ पे हम अलग बनाएंगे तो, लेकिन ये सब एक ही साथ है तो कांस्टेंट का एक ही वैल्यू लिखा जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो आएगी 1 × dx, तो ये सिर्फ x ही हो जाएगा, तो यहाँ x लिख देंगे और बचा कुचा सबके बदले जो कांस्टेंट है वो c आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x4/4 माइनस 3 से 3 कटेगा, x³ - 2 से 2 कटेगा, x² - x
प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन। ये आ गया वैल्यू इंटीग्रेट होकर के। तो ये है बेसिक, हमें जो इंटीग्रेशन करने होते हैं वो खास करके जो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, उस एल्जेब्रिक क्वेश्चंस का आप इंटीग्रेशन इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल हम करा देते हैं, कुछ और सवाल करा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स का करा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का करा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 1/3, या मान लेते हैं कि पावर कुछ और दिया रहे, नीचे ले जाकर के एक्स के पावर 4 dx। इस प्रकार से अलग अलग सवाल हैं और इन सवाल को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इन सभी को जो इंटीग्रेट करेंगे तो मेथड वही लगाएंगे, मेथड चेंज नहीं करने वाले। मेथड क्या है भाई कि हमें एक्स के पावर n का फॉर्मेट बनना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक्स के पावर n+1 बटा n+1 प्लस सी होता है। दिस इज द फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग में सवाल हम लोग रखेंगे। तो सवाल रखेंगे तो पहला जो सवाल है हमें ये बनेगा, ये आएगा एक्स के पावर -1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 dx में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी आप करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 dx हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो x के पावर ये 1/3 तो ऑलरेडी है, इसको क्या ही करना है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/1 x के पावर -4 dx। मीन्स हम इस तरीके का फॉर्मेट उसको सबसे पहले कन्वर्ट करा x के पावर वाला में। अब x के पावर वाला जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि देखिए आप क्या कीजिए कि x के पावर -1/2 + 1 अब बटा -1/2 + 1 मतलब 1/2 ही होगा। अब प्लस कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। यहाँ सर क्या करें, तो यहाँ क्या करें, तो x के पावर 1/2 + 1 अब बटा 1/2 + 1 यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, क्या ही दिक्कत है, प्लस सी कर दीजिए। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू है इसको भी तो वैसे ही बनाएंगे ना, इसको वही करेंगे x के पावर 1/3 + 1 बटा सर 1/3 + 1। अरे जो नीचे वाला वैल्यू है ये हो जाएगा x के पावर -4 + 1 बटा -4 + 1। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, x के पावर 1/2/2 प्लस सी। और इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, x के पावर 3/2 है ना, 3/2 ऐसे लिख देते हैं। और ये बन जाएगा हमारा, दिस इज 4/3 है ना, 4/3 तो 3/4 और x के पावर 3/4, ओके सॉरी 4/3 3/4 4/3। और यहाँ आ जाएगा आपका x के पावर -3 डिवाइड बाई -3 प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रल वैल्यू कि आप इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और फॉर्मूला एक ही याद रखना है, इसी फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, खास करके एल्जेब्रिक फंक्शन वाला। तो एल्जेब्रिक में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला, इस तरह के जो एल्जेब्रा वाला फॉर्मेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे कि भाई साहब जो लिमिट इंटीग्रेशन है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी दो प्रकार के इंटीग्रेशन है, एक डेफिनिट वाला है, एक इनडेफिनिट वाला है। तो अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है इसमें वैल्यू डिफाइंड होकर के आता है, वैल्यू फिक्स्ड होता है, वैल्यू एक लिमिट में आता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बिना सर पैर वाला इंटीग्रेशन है। इसको बोलो ना तो सर है ना तो पैर है, कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मान के चले हम बोले कि नंबर को जोड़, तो पूछोगे ना कहाँ से कहाँ तक जोड़े है कि नहीं। अगर हम सीधे बोल देंगे तुम जाओ, कहाँ जाना है तो डायरेक्शन बताना होगा, दूरी बतानी होगी, जगह बतानी होगी, है ना। तो ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसमें सारा बात पता होता है, ये डिफाइंड होता है, इसमें लिमिट लगा होता है, इसमें लिमिट का चर्चा होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, नो बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता, इसमें बाउंड्री होता है। लिमिट मतलब बाउंड्री आप समझ सकते हो, इसमें बाउंड्री होता है, इसमें बाउंड्री ही नहीं होता है कहाँ से कहाँ तक करनी है। इनडेफिनिट को आप जनरल ऐसे लिखते हो, फंक्शन ऑफ एक्स dx, दिस इज इनडेफिनिट।
और जब इसको आप सोल्व करते हो तो आप लिखते हो कि जो भी फंक्शन आता है प्लस उसके साथ कांस्टेंट लगा देते हो। कांस्टेंट लगाने के पीछे रीजन यही है कि भाई साहब उनको पता ही नहीं है कि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा वो चीज़ भी पता ही नहीं है। तो इनडेफिनिट तौर पे उसका आंसर आ रहा है, कोई डेफिनेट नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं आ रहा है। बट अगर हम बात कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल में तो भाई साहब इसमें लिमिट लगती है, लिखाएगा वैसे ही f(x) dx, बट यहाँ a से लेके b तक एक लिमिट लगेगा। और ये नीचे वाले जो वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट और दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो एक लोअर लिमिट है जो बिल्कुल एकदम लोअर वैल्यू को बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, और एक अपर लिमिट है जो ये बता रहा है कि कहाँ पे एंड करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। अब हम लोग इनडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन समझ लिए हैं कि इनडेफिनिट वाले में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि डेफिनिट वाले में वो कैसे निकालते हैं और डेफिनिट को किस प्रकार से निकाला जाता है। अब एक मैं प्रोटोटाइप बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है f(x) dx a से लेके b तक, a से लेके b तक मतलब a लोअर लिमिट है, b हायर लिमिट है। ये कोई फंक्शन f(x) है जो यहाँ पर प्रोवाइडेड है, उसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अभी जनरली जो मैं नॉर्मल जनरल फंक्शन में बात कर रहा हूँ, सारे पे जो एप्लीकेबल है। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करो। जो मेथड इनडेफिनिट में आपको बताए गए हैं उस इनडेफिनिट वाले मेथड को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस f(x) का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब f(x) का यदि इंटीग्रेशन आ गया तो इस f(x) के इंटीग्रेशन को आप क्या करेंगे कि a से b तक लिमिट डाल देंगे उसमें। ठीक है, f(x) का जो इंटीग्रेशन आया उस f(x) के इंटीग्रेशन में आप क्या किए कि a से b तक लिमिट डालें। तो ध्यान रखना है कि एक बार x की जगह पे हायर लिमिट रखनी है और एक जगह x की जगह पे लोअर लिमिट रखनी है। एक जगह हायर लिमिट रखनी है, एक जगह लोअर लिमिट रखनी है, और इन दोनों वैल्यू को फिर घटा देना है। और इस प्रकार से हमें इस इंटीग्रल का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा और एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आ जाएगा मतलब डेफिनेट आ जाएगा, मतलब फिक्स आ जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। तो बस एक सवाल को करते हैं और समझते हैं। इनको लग रहा है थोड़ा सा तेज चल रहा है ना, थोड़ा सा मेरा आदत है थोड़ा तेज बोलने का, कोशिश करते हैं है ना, आराम आराम से एकदम आराम से चिल होकर पढ़ने का। ठीक है, हाँ, ट्राई अगेन। ओके, चलिए एक सवाल उठाते हैं। मान लेते हैं कि एक सवाल हमने ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर सपोर्टेड 2 तक। ठीक है, तो 0 से 2 तक अगर इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 तक अगर इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि जैसे इनडेफिनिट वाला हम लोग पढ़े हैं। ठीक, इनडेफिनिट वाला जो अभी हमने बताया कि इनडेफिनिट में किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n को, x टू द पावर n dx को इंटीग्रेट कर रहे थे n+1 और n+1 प्लस कांस्टेंट यहाँ लिख रहे थे। यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं लिखना है, बाकी जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n+1/n+1 लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे एज इट इज, और इंटीग्रेट करके एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लिमिट लगाएंगे जो हमने लिमिट लिखा है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x² को जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, और x² पे जो इंटीग्रेशन होगा उस आधार पे वैल्यू एक राइज करेगा, 2 × 3 और 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया इनडेफिनिट में क्या करते थे कि हम कांस्टेंट लगाते थे, यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करना है सीधा सीधा लिमिट पुट करना है, वो 0 से लेकर के 2 तक, क्योंकि यही लिमिट दिया हुआ है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 से 3 ये दोनों कट गया, कटने के बाद जो वैल्यू आया वो x³ इंटीग्रेशन 0 to 2 आया है। ठीक, अब हमने क्या बताया कि 0 से 2 जो वैल्यू है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले हायर वैल्यू रखनी है, उसके बाद क्या रखनी है लोअर वैल्यू रखनी है। तो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दिया हमने, तो 2 का क्यूब हो गया हायर वैल्यू, और फिर x की जगह पे 0 रख दिया तो 0 के पावर क्यूब हो गया, फिर इन दोनों को घटाया तो यहाँ पर वैल्यू जो आ गया 8 - 0 8 आ गया। दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। दिस इज द डेफिनिट वैल्यू, यह एक डेफिनिट वैल्यू है, यह एक इनडेफिनिट वैल्यू नहीं है, ये कोई x के टर्म में वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको डेफिनिट बोल रहे होते हैं। बात समझ में आई? अब चलते हैं थोड़ा सा अगले सवाल पे कि अगर सपोज दैट आपका सवाल कुछ ऐसा हो गया कि सर 3x² + 2x - 1 का इंटीग्रेशन करना है
-1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में करना है। तो फिर वही मेथड सेम रहेगा, बस यहाँ पे चूंकि 3 पार्ट बन गए थे तो हमने जो सवाल करा है इंडेफिनिट वाले में उसी प्रकार से इंडेफिनिट को बनाएंगे यहाँ, और बस सिर्फ अंदर क्या होगा कि यहाँ हम लिमिट लगा के चलेंगे लास्ट में जब जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ उसमें जो कांस्टेंट ऐड किए हुए हैं उस कांस्टेंट को यहाँ लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 3 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी यहाँ है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, तो dx का इंटीग्रेशन हम बताएंगे x हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम x, तो ये x हो जाता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखनी है, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिट लगा हुआ है, लिमिट लगाई हुई चीज में इसमें कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिमिट पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक लगानी है। अब यहाँ देखेंगे ये तो वैल्यू कट गया आसानी से, बहुत अच्छा, यहाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिमिट -1 to 1। अब हमने क्या बताया कि अब जो फंक्शन आया है दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रल फंक्शन, ये जो इंटीग्रल फंक्शन आया इस इंटीग्रल फंक्शन में आपको क्या करना है, और हायर लिमिट रखना है। एक बार जैसे ही हायर लिमिट रखोगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, अब ये हायर लिमिट से आई है वैल्यू, आपको अब एक बार लोअर लिमिट रखनी है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1, तो ये लोअर लिमिट है यहाँ पर, ठीक है, लोअर लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हायर लिमिट लोअर लिमिट के जो वैल्यू हैं उसको घटा देना है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर फंक्शन ऑफ x आते हैं इंटीग्रेट होके a से b, तो आप क्या करो, एक बार हायर लिमिट रख दो x के जगह पे और एक बार लोअर लिमिट रख दो, और जो वैल्यू आएगी उसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो। तो हमने यहाँ पे भी क्या करा है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है, बीच में घटा दिया है, तो ये वैल्यू देखिए 1 1 करके 0 ये हो गया, तो बचा 1 माइनस -1 का क्यूब हो गया यहाँ पे -1, 1 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये नहीं कटा, तो डेट मींस 1 -1 अगर हम देख लें तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब 0 आएगा ओवरऑल वैल्यू। तो डेट मींस दिस जो है, ये जो मेरे को प्रोसेस है वो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा उसको समझना है। और भी सवाल अगर बोले तो थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं, एक आध दो सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, चलिए एक आध दो सवाल और ले लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे हम फंक्शन वाला इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा की बात हो गई, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की बात हो गई, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की बात हो गई। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर थोड़ा सा इंटीग्रेशन के लिए एक नया वर्ड मैं यूज करूं तो इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब कि जो आपने डिफरेंशिएट करा है जिस फंक्शन को, उस फंक्शन का रिवर्स में जो है इंटीग्रेशन हो रहा होता है, थोड़ा सा समझा जाए तो, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसे देखूं कि cos थीटा डी थीटा बराबर डी साइन थीटा, थोड़ा समझते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो कह सकता हूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा इज डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, इसका मतलब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि साइन थीटा को आप डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, cos थीटा मिला, और cos थीटा को इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, sin थीटा मिला। इसका मतलब cos थीटा ये जो है sin थीटा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा का एंटी डेरिवेटिव है। मतलब इधर से अगर हम चले तो डिफरेंशिएशन, इधर से चले तो एंटी डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन, दैट मींस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि अच्छा cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो गया, ओ, तो डेट मींस इस प्रकार से जो है बहुत सारे जितने आपने डिफरेंशियल फॉर्म्स पढ़े हैं उस डिफरेंशियल फॉर्म को आप इंटीग्रल फॉर्म में बदल सकते हो, है कि नहीं। जैसे आप कह सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ sin थीटा डी थीटा तो होता है माइनस cos थीटा। अगर ऐसे कैसे आएगा, माइनस में कैसे हो गया, थोड़ा समझते हैं कैसे हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा जो होता है तो बताया गया है डी थीटा वो माइनस sin थीटा होता है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो हम क्या सकते हैं, दोनों को गुना करें तो कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस
साइन थीटा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ कॉस थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो हो जाएगा वो अगर उधर जाएगा माइनस का साइन तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा सिर्फ साइन थीटा हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स टाइप का होता है। यहाँ पे अगर हम देखें साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, एक मिनट थोड़ा सा हमने यहाँ पे वेरिएबल को अलग कर दिया है, ठीक है। ये वेरिएबल सेम होने चाहिए, ये वेरिएबल अलग नहीं होने चाहिए। तो साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है और इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट नाम का टर्म ऐड होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा का हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। वैसे सेक स्क्वायर थीटा किसका हुआ था, थोड़ा सा याद करें, सेक स्क्वायर थीटा किसका था डिफरेंशिएशन, तो टेन थीटा का था। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा। ऐसे करके जितने भी आपने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा है उसका अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर निकाल दे तो सारा के सारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा। और इस प्रकार से इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। कुछ और फंक्शन है जैसे e टू द पावर x है, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है। वैसे अगर हम 1/x की बात करें तो 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ln x होता है, जबकि हमने बताया अभी कि ln x होता है। तो इस प्रकार से और भी फॉर्म्स हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन के बहुत सारा फॉर्म्स है जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ना है उसको लाइन बाय लाइन। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, अभी खास करके हम मैथमेटिकल टूल्स को लेकर के कि मैथमेटिकल टूल्स में हमें जो छोटे छोटे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से फॉर्म आते हैं उसको कैसे बनाते हैं, कैसे हम डील करते हैं उसको, किस प्रकार से उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे थोड़ा सा हम सवाल कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल उठा लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सपोर्टेड यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा है, डी थीटा है और थीटा जो है वो माइनस पाई से सपोर्टेड पाई तक है, ठीक है, माइनस पाई से पाई तक है। अब हम यहाँ पे देखें साइन थीटा का अभी जो क्या पढ़ा है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से पाई तक। बहुत अच्छा, इस माइनस साइन को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें अंदर कोई खिचड़ी करने में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हायर लिमिट रखते हैं, तो कॉस की जगह क्या रख देंगे, हायर लिमिट। इसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो थीटा का क्या रख देंगे, लोअर लिमिट। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस पाई की वैल्यू -1। तो दैट मींस कि माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो दैट मींस वैल्यू बिकम 0। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस पाई से पाई के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, दिस बिकम 0, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट सवाल पे। चलिए अब अगर मान लेते हैं कि हमको इंटीग्रेशन करना हो sin 2 थीटा डी थीटा का, sin 2 थीटा डी थीटा का। अब यहाँ पे sin 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अभी नॉर्मल फॉर्मेट है ना, अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा sin थीटा डी थीटा, तो sin थीटा डी थीटा पढ़ा, लेकिन sin 2 थीटा डी थीटा है, मतलब जो फंक्शन है यहाँ पे थीटा के साथ वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को याद करते हैं फिर इसको समझ में आ जाएगा। क्या याद करते हैं, यदि हमको sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करना हो तो चैन रूल लगाते थे। क्या लगाते थे, चैन रूल। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दैट मींस cos 2 थीटा इनटू 2 इज द डिफरेंशिएशन करते थे। सेम तरीका से यहाँ पे थोड़ा समझना है। क्या समझना है, जब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा आएगा तो माइनस cos थीटा ही, लेकिन इसमें जो थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है, वो जो थीटा के साथ यहाँ जो मल्टीप्लाई है 2, ये यहाँ डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ध्यान से देखे थे डिफरेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई में नहीं जाता, ये चीज़ें डिवाइड में चली जाती है।
तो यहाँ जो वैल्यू है वो एक्चुअल में डिवाइड में चली जाती है 2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा बाई 2, दिस बिकम cos 2 थीटा बाई 2। तो एक फॉर्मेट हमें थोड़ा सा समझ के भी रखना है कि अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि साइन ax प्लस b है और उसका हमको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है x के रिस्पेक्ट में लिया है, तो अगर इसके इस सवाल का अगर हमको आंसर देना है तो हम ये कहेंगे कि देखिए साइन का इंटीग्रेशन तो cos ही होगा, तो हाँ बिल्कुल cos माइनस cos होगा, माइनस cos x प्लस b होगा, ठीक है। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है ना, हाँ उस x के कोफिशिएंट से भाग पड़ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, बाकी आपको जैसे लिखना है वैसे ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कर रहे होते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी लगा है तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसको डिवाइड कर लेंगे सिर्फ कोफिशिएंट से, और बाकी जो वैल्यू है उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं नेक्स्ट सवाल करूँगी, ठीक है, इंटीग्रेशन में तुम साइन स्क्वायर थीटा निकालो, साइन स्क्वायर थीटा निकालो, साइन स्क्वायर थीटा का आपने नहीं पढ़ा है। अब साइन स्क्वायर थीटा का आपने नहीं पढ़ा है तो साइन स्क्वायर थीटा को सबसे पहले चेंज करना होगा थीटा के फॉर्मेट में, तब आपको लिखना होगा। अब मान लेते हैं कि आप क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया। भाई सर इसको करने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि साइन और कॉस एक साथ मल्टीप्लाई में आएगा, साइन और कॉस को एक साथ आप नहीं जानते हो, तो फिर से कॉम्प्लेक्स हो गए। तो हमें कोशिश करना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ना जाए और हमें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में जो फॉर्मूले पते हैं उसी के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ आया तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा स्क्वायर लिख दिए cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अगर यही cos स्क्वायर थीटा रहता तो यहाँ लिख सकते थे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो लिख रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। अब इस आधार पे यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा कि 1/2 अलग हो जाएगा डी थीटा, और ये जो है आपका cos 2 थीटा डी थीटा ये बिल्कुल इधर हो जाएगा, है ना। इसको 1/2 को हम दोनों को बाहर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी रख सकते हैं, चलो हटाओ एक साथ ही रख देते हैं। तो 1/2 को हम बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। अब भाई साहब आपको पता है कि मल्टीप्लाई है थीटा में 2 से, तो आएगा तो उतना ही, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, यहाँ थीटा आ जाएगा, और cos का होता है सर साइन, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा के साथ क्या है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से क्या हो जाएगा भाग, और ये जो पार्टिकल है ये तो यहाँ पे गुना रहेगा ही 1/2, अब प्लस में कांस्टेंट लग जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऐसे करके इंटीग्रेशन करा जाएगा, जो बेसिक फॉर्म्स हैं उसी फॉर्मेट के आधार पे हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर यदि इसमें लिमिट लगा दिया गया है तो लिमिट लगा दिया गया तो लिमिट लगा देंगे, बाकी इंडेफिनिट के तरह ही बनाएंगे, और लिमिट की वैल्यू को बस सिर्फ सेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक हमें लेनी है, और हायर लिमिट और लोअर लिमिट को हम घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो है इंटीग्रेशन को बनाया जाता है, छोटे छोटे जो सवाल हैं इस प्रकार से करा जाता है। और भी इंटीग्रेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एरिया निकालने में, वॉल्यूम निकालने में, अन्य जगहों पे इंटीग्रेशन बहुत तरीके से यूज होता है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिजिक्स में कैसे यूज होता है। फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन है थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx बटा dt, और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बटा dt। अगर मैं इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो कह सकता हूं कि देखिए x जो है वो इंटीग्रल ऑफ v dt है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो इंटीग्रल ऑफ a dt है। ये दो मुख्य फॉर्मेट हैं मोशन में जो हमें दिखाई देते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में। और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं इंटीग्रेशन के जहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने का जरूरत पड़ता है, और वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते भी हैं। जैसे एक और मैं बता रहा हूँ, वर्क निकालना हो तो वर्क निकालने के लिए आप अगर फोर्स को वेरिएबल कर देते हो तो फोर्स को जैसे वेरिएबल करते हो तो fx इंटू डी एक्स जो है आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और इंटीग्रेट करके तभी जाकर के वर्क निकल पाता है। f इज द फोर्स, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और वो फोर्स जो है अगर वेरिएबल नेचर का फोर्स है, वेरिएबल है
ठीक है। और इसको हमें वर्क निकालना हो तो आपको छोटे सा वर्क निकाल करके आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल वर्क निकलेगा। ऐसा यही नहीं, बहुत सारे जगहों पे करा जाएगा जहाँ पे सिस्टम वैरी कर रहा होगा, जहाँ पे सिस्टम बदल रही होगी, फोर्सेज बदल रहा होगा, एक्सेलरेशन बदल रहा होगा, कुछ भी क्वांटिटी का वेरिएशन हो रहा होगा, उस वेरिएशन में मात्र और मात्र एक ही सहारा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इसी के सहारे आप चीज़ों को समझ सकते हो, चीज़ों को आप तोड़ करके एनालाइज करके बढ़िया से उसको समझ सकते हो। तो यही एक मेथड है। इसलिए हम लोग जो इंटीग्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, हम लोग के लिए उसको बनाना ज़रूरी पड़ जाता है। बात समझ में आई? तो ये है इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिक्स में खास करके हम लोग इसको देख रहे होते हैं। अब हमने किस प्रकार से इसको करा है वो हमने देखा है, ठीक है। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।